हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीएस सेकंड सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ इसका पूरा महा मैराथन क्लास आप लोगों के एग्जाम 2026-27 के लिए। जब आप लोग बीएस सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट यही पेपर देना होता है। तो आज का ये महा मैराथन क्लास हर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर बार पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाली हूँ, जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी आपकी तैयारी नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमने कंप्लीट करवा दी है और मॉडल पेपर और महा मैराथन क्लासेस लगातार हम अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा दीजिए और उसके तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो राज्य क्या होता है, राज्य के क्या तत्व हैं, और आपके सिलेबस की जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उन पर हमने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है नोट्स के साथ। तो जो बच्चे हमारी यूनिट्स की वीडियोस देखते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो उन्हें एग्जाम की तैयारी के लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अपनी हर यूनिट के बारे में अच्छे से पता होता है। और साथ ही साथ ये जो हम महासंग्राम क्लासेस अपलोड करते हैं आपके लिए, तो ये देखकर आप अपनी पूरी तैयारी 100% अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, राज्य क्या होता है। ये आपको यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ना है, तो इसलिए क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। राज्य का अर्थ या उसकी परिभाषा या उसके तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राज्य जो है एक संगठित राजनीतिक संस्था होती है जिसमें निश्चित भूभाग होता है, जनसंख्या होती है, सरकार और संप्रभुता शामिल होते हैं। यह समाज में जाति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। राज्य के 4 मुख्य तत्व होते हैं। पहला है जनसंख्या यानी लोगों का समूह। जैसे देखिए, हम रहते हैं जिस राज्य में, तो राज्य है उसका एक निश्चित भूभाग है, फिर हम जनसंख्या, हम लोग वहाँ पे निवास करते हैं। वहाँ पर सरकार है जो शासन को चलाती है, और संप्रभुता का मतलब कि वो राष्ट्र स्वतंत्र हो और अपने हर प्रकार के जो आंतरिक और मतलब आंतरिक या बाह्य जो भी निर्णय लेना है उसको लेने के लिए वो स्वतंत्र हो, तो वो संप्रभु राज्य होता है। तो राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, तीसरा निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्र या सरकार यानी जो प्रशासन को चलाने वाली संस्था है, और चौथा है संप्रभुता यानी सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति। इन सभी तत्वों के बिना राज्य का निर्माण और संचालन संभव नहीं है। आपका दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, राजनीति विज्ञान और इतिहास में संबंध और अंतर का वर्णन कीजिए। सब कुछ मैं आपकी जब यूनिट्स को पढ़ा रही थी तो डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि राजनीति विज्ञान क्या है, इतिहास क्या है और दोनों के बीच क्या संबंध और क्या अंतर है, बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध क्या है कि ये गहराई से जुड़े हुए हैं। आपको एग्जाम में पहले हेडिंग डालनी होगी, राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध। फिर आप संबंध लिखने के बाद दोबारा हेडिंग डालेंगे, राजनीति विज्ञान और इतिहास का अंतर। फिर आप अंतर के बारे में लिखेंगे, तब आपका आंसर अच्छा लगेगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए, जो इतिहास है हम उसमें पास्ट यानी हिस्ट्री यानी जो कुछ गुजर गया, जो अतीत हो गया, उसकी घटनाओं, शासनकाल, प्रणालियों और राजनीतिक विचारों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अतीत की सारी जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है, जबकि राजनीति विज्ञान इन घटनाओं का विश्लेषण करता है। इतिहास के बिना राजनीति को समझना कठिन है, क्योंकि जो कुछ गुजर चुका है, जो अतीत की राजनीति है, उसका अध्ययन ही इतिहास में होता है। अब देखिए, इतिहास के बिना राजनीति को समझना मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान राजनीति की जड़ें अतीत में ही होती हैं। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान इतिहास को अर्थ और व्याख्या भी प्रदान करता है, तो ये इनके बीच गहरा संबंध है। आपकी हेडिंग है अंतर, आप लिखेंगे अंतर क्या है इनके बीच। तो अंतर में देखिए, पहला पॉइंट है विषय वस्तु, यानी इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान जो है शासन और सत्ता का अध्ययन करता है। तो ये डिफरेंस हो गया। दृष्टिकोण आपका अंतर का दूसरा पॉइंट है कि इतिहास जो है वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है,
जबकि जो राजनीति विज्ञान है वो विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल है। तीसरा आपका इसमें उद्देश्य का अंतर का पॉइंट होगा उद्देश्य। इतिहास अतीत को समझना चाहता है, जबकि राजनीति विज्ञान वर्तमान और भविष्य की राजनीति को समझना चाहता है। तो ये इनके बीच डिफरेंस है। अब देखिए चौथा अंतर का पॉइंट है क्षेत्र। इतिहास जो है बहुत ज़्यादा व्यापक है और राजनीति विज्ञान जो है विशेष रूप से राज्य और सरकार पर केंद्रित है। तो इस तरह आप निष्कर्ष लिख देंगे कि दोनों विषय जो है एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है और इनमें अंतर के साथ साथ बहुत सारे संबंध भी देखने को मिलते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्वतंत्रता और समानता में संबंध की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है? देखिए स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति और कार्य करने की आज़ादी मिलना, जबकि समानता का अर्थ है सभी को समान अधिकार और अवसर प्राप्त करना। यदि समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगी और यदि स्वतंत्रता नहीं होगी तो समानता का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इस तरीके से समानता और स्वतंत्रता का काफ़ी गहरा संबंध है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहा है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति जिसके ऊपर कोई अन्य सत्ता नहीं होती। यह राज्य को अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार देती है। संप्रभुता के प्रमुख गुण हैं सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, स्थायित्व और अखंडता। सरकार बदल सकती है पर संप्रभुता बनी रहती है। यह राज्य की पहचान और उसके अस्तित्व का आधार मानी जाती है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दंड से आप क्या समझते हैं? दंड का अर्थ राज्य द्वारा अपराध या कानून के उल्लंघन पर दी जाने वाली सजा है। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करे या कानून का उल्लंघन करे तो उसके लिए जो सजा दी जाती है उसको दंड कहते हैं। यह राज्य की संप्रभु शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाती है। दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को सजा देना नहीं होता बल्कि अपराध को रोकना, समाज की रक्षा करना और अपराधी का सुधार करना भी होता है। दंड जो है राज्य की न्याय व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है जो सामाजिक संतुलन और शांति बनाए रखने में सहायक होता है। ताकि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर दे तो उसको सजा दी जाती है ताकि अपराध को रोका जाए, समाज की रक्षा हो सके और कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत काम करने से पहले डरेगा कि गलत काम करने पर उसके अपराध पर उसे दंड दिया जाएगा, इसलिए दंड की व्यवस्था की गई है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्याय से आप क्या समझते हैं? तो देखिए न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देना और समाज में निष्पक्षता और समानता को बनाए रखना। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में संतुलन स्थापित करता है और न्याय के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, अवसरों की समानता और कानून के सामने बराबरी शामिल होती है। उसी को न्याय कहते हैं। ये अन्याय, भेदभाव और शोषण को समाप्त करने का प्रयास होता है। इसी प्रकार देखिए क्या होता है कि न्याय जो है एक आदर्श व्यवस्था है जो समाज में शांति, संतुलन और समानता को स्थापित करती है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीकरण का देखिए मतलब होता है सत्ता और अधिकारों का केंद्र से हटकर स्थान या स्तरों की संस्थाओं को सौंपना। इसका उद्देश्य शासन को जनता के अधिक निकट लाना और प्रशासन को प्रभावी बनाना होता है। इससे लोगों की भागीदारी बढ़ती है और निर्णय जल्दी होते हैं और स्थानीय जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का ये बेहतर तरीका होता है। विकेंद्रीकरण जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और प्रशासन को अधिक उत्तरदायी एवं पारदर्शी भी बनाता है। और देखिए विकेंद्रीकरण में आपको भारत का संविधान का 73वां और 74वां संशोधन एग्जाम में ज़रूर लिख करके आना है। संविधान का जो 73वां और 74वां संशोधन है देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण से संबंधित है। यानी कि जो विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो संविधान के 73वां और 74वां संशोधन के द्वारा संबंधित है। भारत के संविधान में 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम जो है वर्ष 1992 में पारित हुआ। 73वां संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और 74वां जो संशोधन है 1 जून 1993 में लागू किया गया।
इन संशोधनों के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों को भी कुछ अधिकार दिए, जिससे देश में शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। 73वां संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों से जुड़ा है, जबकि 74वां संशोधन शहरी स्थानीय सरकारों से जुड़ा है। सबके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्शवाद और अराजकता से आप क्या समझते हैं। तो पहले आप हेडिंग डालकर आदर्शवाद के बारे में लिखेंगे, फिर अराजकता के बारे में लिखेंगे। देखिए, आदर्शवाद एक विचारधारा है जिसमें राज्य और समाज को नैतिक मूल्यों, न्याय और आदर्श सिद्धांतों के आधार पर संगठित रहने पर जोर दिया जाता है। इसमें माना जाता है कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना है। अब देखते हैं अराजकता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अराजकतावाद एक विचारधारा है जो राज्य और शासन की आवश्यकताओं को अस्वीकार करती है। इसके अनुसार व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और समाज का संचालन बिना किसी सरकार के आपसी सहयोग और नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार आदर्शवाद राज्य को महत्वपूर्ण मानता है और अराजकता राज्य को अनावश्यक मानकर उसके बिना समाज की कल्पना करता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल के महत्व का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जो समान विचारधारा, नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। आप देखते हैं कि जब इलेक्शन होता है उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। ये जनता और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं तथा देश के प्रशासन को दिशा देते हैं। इसके बहुत सारे महत्व हैं, जैसे देखिए, जनमत का निर्माण और जागरूकता, ये इसका पहला महत्व है। देखिए यहाँ पर थोड़ा जो है पॉइंट आपको देखिए इधर उधर मिलेंगे, मगर पहला पॉइंट ये है, ठीक है। जनमत का निर्माण और जागरूकता, जो राजनीतिक दल हैं जनता को राजनीतिक मुद्दों पर शिक्षित करते हैं और विचारधारा बनाने में मदद करते हैं। दूसरा जो महत्व है वो है सरकार का गठन और संचालन करना। देखो, हर राजनीतिक दल यही चाहती है कि चुनाव वो जीत कर अपनी सरकार बनाए और नीतियों को लागू करे। तीसरा जो होगा वो है जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना। लोगों की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। अगला है नीतियों और योजनाओं का निर्माण करना। देश के विकास के लिए कार्यक्रम और योजनाएं भी राजनीतिक दल तैयार करते हैं। अगला देखिए महत्व है विपक्ष की भूमिका। सत्तारूढ़ दल की गलतियों की आलोचना कर लोकतंत्र को संतुलन बनाए रखते हैं। अब देखिए पांचवा पॉइंट आपका है राजनीतिक स्थिरता। संगठित शासन व्यवस्था प्रदान कर स्थिरता लाते हैं। निष्कर्ष डाल दीजिएगा, राजनीतिक दल लोकतंत्र की आत्मा है जो जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए शासन को उत्तरदायी और पारदर्शी और प्रभावी बनाते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधानवाद क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, संविधानवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य की समस्त शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित और सीमित होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखना है, नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करना है और कानून के शासन को स्थापित करना है। संविधानवाद के अंतर्गत शासन मनमाने ढंग से नहीं चल सकता, बल्कि उसे संविधान के नियमों, मूल्यों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय को बनाए रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत और संतुलित बनाती है। ये सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में बता रही हूँ बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ लिखिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी शक्ति विधायिका से प्राप्त करती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, जबकि राष्ट्रपति या सम्राट नाम मात्र का प्रमुख होता है। संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता है द्वैध कार्यपालिका, यानी कि नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति और जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरी विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।
तीसरी विशेषता है कार्यपालिका विधायिका का घनिष्ठ संबंध, दोनों के बीच समन्वय रहता है। चौथी विशेषता है प्रधानमंत्री की भूमिका। तो देखिए, शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करते हैं और सत्ता जो होती है पूरी वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। पांचवा पॉइंट है बहुमत का सिद्धांत। देखिए, सरकार बहुमत दल द्वारा बनाई जाती है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नारीवाद से आप क्या समझते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नारीवाद वह विचारधारा है जो महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकार, अवसर और सम्मान की मांग करती है। पहले के टाइम में देखो क्या होता था, महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझा जाता था और पुरुषों से कम समझा जाता था। लेकिन नारीवाद का मतलब होता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकार होना, महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर देना और समाज में हर कोई बराबर है। नारीवाद का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव, शोषण और असमानता को समाप्त करना है। नारीवाद जो है महिलाओं की शिक्षा और रोजगार, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है ताकि वे पुरुषों के बराबर अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है, ये दैवी सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति है ईश्वर की इच्छा से हुई है। इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी है डिटेल में, तो आप पढ़ सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए, जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, इसका मानना है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो ईश्वर की इच्छा से हुई है और राजा उसकी इच्छा का प्रतिनिधि होता है। इस विचार के अनुसार शासक को अपनी सत्ता सीधे ईश्वर से प्राप्त होती है, इसीलिए उसकी आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे देखिए, ईश्वर प्रदत्त सत्ता यानी राज्य और राजा दोनों को दैवी माना जाता है। राजा इसमें सर्वोच्च होते हैं, उनकी शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रजा का कर्तव्य है कि वो राजा की आज्ञा का पालन करे। और इसकी चौथी विशेषता है लोकमत का अभाव, जनता की इच्छा का महत्व नहीं होता। देखिए, इसकी आलोचना भी की गई है कि यह सिद्धांत लोकतंत्र और समानता के सिद्धांत के विपरीत है। इसकी दूसरी आलोचना है कि इसमें सिद्धांत के अत्याचार को रोकने का कोई उपाय नहीं है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें शासक के अत्याचार को रोकने का कोई उपाय नहीं है। और तीसरा पॉइंट है कि आधुनिक युग में इसे अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक माना जाता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कानून का अर्थ, स्रोत और प्रकार का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा कि कानून का क्या अर्थ है, इसके क्या स्रोत हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो देखिए, किसी भी देश या राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले नियमों को ही कानून कहते हैं। कानून शब्द अंग्रेजी भाषा के लॉ शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि इंग्लिश में लॉ कहते हैं और हिंदी में कानून कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति वास्तव में लैटिन लेग शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ऐसी वस्तु जो स्थिर, चिरस्थायी और निश्चित तथा सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू हो। आपकी अगली हेडिंग है कानून के स्रोत, जिसमें पहला है रीति रिवाज, दूसरा है धर्म, तीसरा है व्यवस्थापिका और चौथा है न्यायालय का निर्णय। अब देखिए, कानून का प्रकार या इसका वर्गीकरण, जिसमें पहला है व्यक्तिगत कानून। ये कानून व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करता है। जैसे उदाहरण के लिए ऋण संबंधी कानून, जायदाद रखने व खरीदने बेचने के कानून इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है सार्वजनिक कानून। इन कानूनों के द्वारा व्यक्ति का सरकार या राज्य के साथ संबंध निर्धारित होता है। तीसरा है संवैधानिक कानून। यह संवैधानिक कानून उस कानून को कहा जाता है जिसके द्वारा सरकार का ढांचा निर्धारित किया जाता है और जिसके द्वारा राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विवरण किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक कानून के ही उदाहरण हैं। चौथा कानून का प्रकार है प्रशासनिक कानून, यानी किसी देश में साधारण नागरिकों से पृथक सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून होते हैं। इन कानूनों को प्रशासनिक कानून कहते हैं। ये वे नियम होते हैं जो राज्य के सभी अधिकारों तथा कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। फ्रांस प्रशासनिक कानून का सर्वोच्चतम उदाहरण है। पांचवा है सामान्य कानून। ये कानून प्राचीन रीति रिवाज तथा परंपराओं पर आधारित होते हैं। इंग्लैंड में
इंग्लैंड के शासन में इसका विशेष महत्व है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये हर साल हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।